नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका 28 तारीख का होमवर्क निकाला गया है बिहार दरोगा का। और ये सब जो है आपको होमवर्क पढ़ के आना है। और देखिए, आपको अधिक मेहनत नहीं करना है, आपको इसी वीडियो में पूरा होमवर्क जो है हम पूरा डिस्कशन कर दिए हैं। जैसे आज देखेंगे, जो आज का हमारा होमवर्क मिला है करंट अफेयर जो है आपका पेज नंबर 36 से लेकर के 40 तक मिला है। ये आपका परीक्षा मंथन बुक से है। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो बिहार से जो आपका ज्ञान बिंदु का बुक निकाला गया है, पेज नंबर 99 से लेकर के आपका 110 तक है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपका सूक्ष्म जीव हो जाएगा, जो कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आधा ही है क्योंकि 1/2 लिखा गया है, आधा चैप्टर आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी आपका आधा चैप्टर ही पढ़ना है, 1/2 लिखा गया है। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको ग्रेविटी पढ़ना है और ये पूरा पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आपका घटना चक्र से पढ़ना, जो आपका इकोनॉमिक्स है, जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है बिहार दरोगा का, यहाँ पर देखिए लिखा गया क्वेश्चन बैंक, पेज नंबर 230 से लेकर के 235 तक आपको पढ़ के आना है। ठीक है, तो पूरा हम एक एक चैप्टर को पूरा डिस्कशन किए। जैसे आप देखेंगे तो पहले हम जो है करंट अफेयर देखेंगे। 1 नंबर पे करंट अफेयर है, फिर आपका 2 नंबर पे बायोलॉजी, 3 नंबर पे आपका जो है केमिस्ट्री है, 4 नंबर पे आपका जो है फिजिक्स है, 5 नंबर पे आपका जो है इकोनॉमिक्स है, और 6 नंबर पे जो है आपका क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक जो है हम लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले जो है हम करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर का है, और जो आज का हमारा टॉपिक मिला है आपका पेज नंबर 36 से लेकर के 40 तक मिला है दोस्तों। ठीक है, तो 5 पेज हमको आज मिला है, तो चलिए हम 36 से 40 तक लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ से देखेंगे तो बोला कि जून में जब किम ने पुतिन के साथ समझौते पर सहमति जताई थी, तो उन्होंने इस समझौते को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया था, है ना। और सैन्य समझौते को रूस और उत्तर कोरिया के बीच गठबंधन जैसा जो है बताया था। उत्तर कोरिया के साथ सुरक्षा सहयोग में कई महीनों से वृद्धि हो रही है, जिसमें रूस को हथियारों का कथित हस्तांतरण तथा यूक्रेन में रूस के युद्ध में सहायता के लिए हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों की जो है तैनाती शामिल है। आगे देखेंगे, अगला हमारा है कि दक्षिण कोरियाई, अमेरिकी और यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के अनुसार कम से कम 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा गया है। उत्तर कोरियाई सैनिकों में से अधिकांश को रूस के कुर्स्क के क्षेत्र में तैनात किया गया है, जो अगस्त 2024 में रूसी क्षेत्र में कभी के आश्चर्यजनक आक्रमण के बाद से आंशिक रूप से यूक्रेनी जो है नियंत्रण में है। अगला है कि उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र। देखिए, अक्टूबर 2024 में पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा ने समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक समझौते के तहत 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और समुद्र को संरक्षित करने के संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह समुद्री संरक्षित क्षेत्र लगभग जो है आपका 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला है। यह गहरे समुद्र के प्रवाल, जल तापीय छिद्र और समुद्री प्रजातियों सहित पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं और कमजोर समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणालियों के संरक्षण को जो है सुनिश्चित करेगा। अगला है कि अजोरेस द्वीप समूह के बारे में। देखिए, अजोरेस द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 9 द्वीपों का एक समूह है। यह ज्वालामुखी द्वीप है जो अजोरेस पठार से आपका उत्पन्न हुए हैं। यह द्वीप समूह अजोरेस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर जो है स्थित है। अजोरेस ट्रिपल जंक्शन पर दुनिया के 3 मुख्य जो आपका टेक्टोनिक प्लेटें यानी यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी और अफ्रीकी मिलती है। पीको द्वीप पर स्थित माउंट पीको इस द्वीप समूह का जो है सबसे ऊंचा स्थान है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। सितंबर 2024 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर $10 अरब के अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की जो है घोषणा किया है। विदित हो कि अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता से उपजी सुरक्षा चिंताओं और संघर्ष के कारण जो है आपका परियोजनाओं में लगातार देरी हो रही है। मुख्य बिंदु, यह परियोजना एक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन परियोजना है, जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से 3 दक्षिण एशियाई देशों में सालाना 33 जो है आपका बिलियन क्यूबिक मीटर गैस
स्थानांतरित किया जाएगा। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन परियोजनाओं में से एक है। तापी नाम तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का संक्षिप्त रूप है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई देखेंगे तो लगभग आपका 1814 किलोमीटर है। इसे जो है ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के रूप में भी दोस्तों ये आपका जाना जाता है। इस परियोजना का जो शिलान्यास है 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, जिसे जो है 2019 तक जो है पूरा किया जाना है। इस पाइपलाइन का निर्माण जो है पश्चिमी अफगानिस्तान में कंधार हेरात राजमार्ग के साथ और फिर पाकिस्तान में क्वेटा एवं मुल्तान के माध्यम से किया जाएगा। इस पाइपलाइन का अंतिम गंतव्य भारत की सीमा के पास जो है पंजाब का फाजिल्का शहर होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिस गैस क्षेत्र से एक पाइपलाइन अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और फिर भारत में आएगी। परियोजना के तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान प्राकृतिक गैस का 42% हिस्सा तथा पाकिस्तान जो है 16% जो है गैस खरीदेगा। भारत के लिए निहितार्थ देखिए, उल्लेखनीय है कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण जो है भारत की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। यह परियोजना इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करती है। तापी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने से ऊर्जा आयात के लिए किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने में जो भी आपको मदद करेगा या फिर मदद मिलती है। तापी गैस पाइपलाइन भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय सहयोग राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला है कि पेजर है ना, पेजर टेक्नोलॉजी। हाल ही में लेबनान और सीरिया में जो कि हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इस सीरियल ब्लास्ट में करीब 18 लोगों की जान चली गई और तकरीबन जो है 2800 लोग जो है घायल हुए हैं। ये विस्फोट जो है आपका पेजर से आपका जो है किया गया है। अब देखिए पेजर क्या है, समझेंगे। पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए जो है किया जाता है। 1990 के दशक के देखिए 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में फ़ोन का युग आने से पहले पेजर का जो है इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता था उस टाइम। इसका जो इस्तेमाल है खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रोफेशनल द्वारा जो है किया जाता था, क्योंकि यह जो है आपका भरोसेमंद माना जाता था। अब हम जो है पेजर के काम करने की बात करें तो यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। जब किसी को मैसेज भेजना होता है तो पेजर नेटवर्क उस मैसेज को सेंड करता है, जिसे पेजर डिवाइस रिसीव करता है। जब कोई संदेश आता है तो यह बीप या वाइब्रेट करता है, इसलिए इसे जो है बीपर और ब्लीपर भी कहा जाता है। इससे देखेंगे तो यानी इसमें जो है किसी भी तरह की इंटरनेट और कॉलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह पहाड़ी इलाकों या दूर दराज के क्षेत्रों में ज़्यादा जो है देखेंगे तो फ़ायदेमंद होते हैं। मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क वीक होने वाली जगहों पर भी जो पेजर है काफ़ी आपका जो है भरोसेमंद डिवाइस था। भारत चीन समझौता देखिए, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए एक खास समझौता जो है किया गया है, जिसमें देखेंगे तो पूर्व लद्दाख में डेपसांग और डेमचोक से दोनों देशों की सेना के सैनिक पीछे हट रहे हैं और कुछ दिनों बाद वहां साल 2020 के अप्रैल वाली स्थिति बन जाएगी और गश्त शुरू होगी। बता दें कि 2020 से इन इलाकों में जो है गश्त जो है नहीं हो रही थी। गौरतलब है कि हाल ही में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में भारत और चीन ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 5 वर्षों में पहली द्विपक्षीय वार्ता किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध से आपका जो है प्रभावित हुए हैं। क्या है भारत और चीन के बीच हुआ समझौता? देखिए, भारत और चीन के बीच डेपसांग और डेमचोक से दोनों देशों की सेनाओं को हटाने का समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करना है। इस समझौते की तरह दोनों देशों ने डेपसांग और डेपचोक क्षेत्रों में तैनात अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने
पर सहमति व्यक्त किया है। यह समझौता भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ने की उम्मीद है और यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आपका फायदेमंद है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, LOC कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में तय की गई युद्ध विराम रेखा से उभरी है। इसे जो है 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद LOC के रूप में जो है नामित किया गया था। इसे जो है दोनों सेनाओं के आपका SDGMO द्वारा जो है हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित किया गया है और इसे जो है कानूनी समझौते की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो है प्राप्त है। LAC केवल एक अवधारणा है और इस पर जो है दोनों देशों द्वारा जो है सहमति नहीं है, ना ही इसे जो है मानचित्र पर जो है चित्रित किया गया है। अगला कि डेप्सांग मैदान और डेपचोक का सामरिक महत्व क्या है? देखिए, डेप्सांग मैदान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि PLA के नियंत्रण से सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के नियंत्रण को खतरा है, जिससे जो है भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों ओर से घिर जाती है। चीन और पाकिस्तान के दोहरे हमले की स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की सैन्य स्थिति अत्यंत आपका जो है कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ मौजूद समतल भूमि के कारण जो है आपका भारतीय सेना इसे जो है लद्दाख में सबसे सुमेग क्षेत्र के रूप में निर्देशित करती है, जो मशीनी युद्ध के लिए उपयुक्त है और अक्साई चीन क्षेत्र तक जो है सीधी पहुंच प्रदान करता है। अगला है कि डेमचोक। देखिए, डेमचोक पर नियंत्रण अक्साई चीन क्षेत्र में चीनी गतिविधियों और हलचलों पर प्रभावी निगरानी की अनुमति देता है। यह सड़क और संचार संपर्क को बढ़ावा देता है, जो त्वरित सैन्य लामबंदी तथा सैन्य सहायता के लिए जो है आपका आवश्यक है। इन मुद्दों पर चीन से चला आ रहा विवाद। देखिए, डेप्सांग मैदान यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ जो है पहले भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ जो है देखी गई है। डेमचोक यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और यहाँ भारत तथा चीन के बीच सीमा को लेकर जो है विवाद रहा है। पैंगोंग झील यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु रहा है। यहाँ चीनी सैनिक यह क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को परिवर्तित करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। अगला गोगरा और हॉट स्प्रिंग, ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में यहाँ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध जो है देखा गया है। अक्साई चीन, देखिए, भारत चीन से 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यह सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती है। ये सरहद 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। देखिए, पश्चिमी क्षेत्र यानी लद्दाख, मध्य क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी क्षेत्र यानी सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का मानना है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। 1914 में समझौते के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर सीमा जो है खींची थी, जिसे जो है मैकमोहन लाइन कहा गया है। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा जो है बताया गया है। अगला कि डेकलाम यानी भूटान। देखिए, वैसे तो डोकलाम भूटान और चीन का विवाद है, लेकिन ये सिक्किम सीमा के पास जो है पड़ता है। ये ट्राई जंक्शन है जहाँ से चीन, भूटान और भारत नज़दीक है। देखिए, भूटान चीन इस पर दावा करते हैं, भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। 2017 में 2.5 महीने तक डोकलाम पर भारत चीन के बीच जो है तनाव था। आतंकवाद, देखिए, भारत चीन में आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अलग रुख तनाव का कारण बनता है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिश मीर अब्दुल असगर और तालहा सईद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए यह प्रस्ताव पर वीटो जो है किया था। बुनियादी ढांचा देखेंगे। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर दोनों देशों के बीच इस प्रतिस्पर्धा चलती आ रही है। कई बार जो है चीन की ओर से सीमा के पास कब्जा करने के लिए अस्थायी निर्माणों को देखा गया है। वही कुछ मामलों में तो दोनों देशों के बीच तनाव जो है काफ़ी बड़ा है। समुद्री सुरक्षा, देखिए, एक दशक में हिंद महासागर में भारत चीन
भू राजनीतिक तनाव का प्रभाव भारत की बढ़ती चिंताओं में से एक बन गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति और गतिविधियां भारत के लिए जो है चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत चीन समझौता साझेदारी और वैश्विक संभावनाएं। देखिए, कार्यान्वयन विघटन प्रक्रिया के बाद डी एस्केलरेशन और डी इंडक्शन होना चाहिए, जो एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होगी जिसके लिए जो है निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी। विश्वास की कमी। देखिए, भारत और चीन के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विश्वास की कमी से प्रभावित हुए हैं। विश्वास का निर्माण और समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। व्यापक मुद्दा। देखिए, सीमा मुद्दा जटिल भारत चीन समझौतों यानी संबंधों का सिर्फ एक पहलू है। अस्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यापक असंतुलन एवं भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने की जो है आवश्यकता है। 1980 के दशक से भारत और चीन अपने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। वुहान 2018 और चेन्नई 2019 जैसे नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों में रणनीतिक संचार और सहयोग पर जो है जोर दिया गया है। अगला है कि अनसुलझा सीमा मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है, जिससे कभी कभी तनाव जो है पैदा होता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और इसका वैश्विक प्रभाव। देखिए, हमास को समाप्त करने के लिए गाजा पट्टी में इजराइल के ज़मीनी हमले के कारण जो है आपका इजराइल हमास के बीच चल रहा संघर्ष और बढ़ गया है। इसने जो है संघर्ष के बाद के चरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके जो है संभावित प्रभाव के बारे में जो है चिंताएं बढ़ा दी है। विवाद का कारण। देखिए, इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट से हुआ है। यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग यूँ तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है यहूदियों के ऊपर देखेंगे तो जो अत्याचार हुए थे, विशेषकर हिटलर द्वारा जो है इसके फलस्वरूप यहूदियों के लिए अलग राज्य के मांग को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। इस विवाद को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि यह संघर्ष कभी राष्ट्रवादी नहीं रहा, अपितु धार्मिक राजनीति की उपज जो है मात्र है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद का सबसे बड़ा कारण जो है यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करना है, क्योंकि यह यहूदी ईसाई और इस्लाम का धार्मिक स्थल है। इसलिए जो है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इसे जो है अपनी राजधानी जो है बताना जो है चाहते हैं। शहर को विभाजित करने का तरीका इजराइल और फिलिस्तीनियों को विभाजित करने वाले मूलभूत मुद्दों में से एक रहा है। अगर धार्मिक इतिहास का आकलन करें तो यहूदी धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से जो है पूर्व का धर्म है। 1920 का टकराव फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद के उद्भव का प्रमुख कारक सिद्ध हुआ है और अंततः 1947 में इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में बढ़ोतरी हुई है तथा बाद में यह विवाद जो है अरब इजराइल विवाद में जो है तब्दील हो गया है। फिलिस्तीन का पक्ष। देखिए, दोनों पक्षों के मध्य चल रहे इस संघर्ष के बीच फिलिस्तीन चाहता है कि 1948 में पूर्व फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल करना चाहिए तथा उन्हीं भौगोलिक स्थितियों पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से अस्थायी जो है किया जाना चाहिए था। फिलिस्तीन की मांग है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र जो है फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए और वहाँ पर फिलिस्तीन के स्वायत्त शासन को जो है स्वीकार किया जाना चाहिए था। फिलिस्तीन का कहना है कि ये जो है आपका यरूशलेम को पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में जो है विभाजित किया जाना चाहिए था। इनमें से पश्चिमी हिस्से पर बेशक इजराइल का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए, लेकिन पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए था तथा इसे जो है फिलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार जो है किया जाना चाहिए था। इजराइल का पक्ष। देखिए, इजराइल का कहना है कि पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का आधिपत्य होना चाहिए और इजराइल की उस पर संपूर्ण संप्रभुता जो है प्रदान की जानी चाहिए था। वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता जो है प्रदान की जानी चाहिए और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार जो है किया जाना चाहिए। अगला है कि वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्दी इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए जो आपका प्रयास कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण।
लेकिन इस संघर्ष में अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इजराइल का जो है पक्ष लिया है। अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपनी जो है आत्मरक्षा, है ना, देखिए आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और अपनी आत्मरक्षा करने के दौरान यदि वह किसी दूसरे देश पर सैनिक कार्यवाही करता है तो इसे किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। अमेरिका के इस पक्षधारिता का मुख्य कारक यानी कारण जो है अमेरिका में यहूदियों की आबादी इजराइल में उपस्थित यहूदियों की आबादी से कहीं अधिक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीक क्षेत्र में यहूदियों का जो है बहुमूल्य योगदान है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है और उन्होंने फिलिस्तीन के दावे को मूर्त रूप देने पर जो है बल दिया है। इसके अलावा विभिन्न अरब देशों ने तथा इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी फिलिस्तीन के दावे को ही सही माना है और उसे लागू कराने के लिए वैश्विक स्तर पर निरंतर जो है प्रयास किए हैं। भारत का दृष्टिकोण, देखिए इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संघर्ष से संबंधित विवाद उठा है तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। 1992 ईस्वी में पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 ईस्वी में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की जो है शुरुआत किया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष पर भारत ने हमेशा यह मत व्यक्त किया है कि दोनों देशों को हिंसा का परित्याग करना चाहिए और शांतिपूर्ण वार्ता के साथ समस्या का जो है समाधान करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी पर प्रतिबंध। हाल ही में इजराइल संसद ने 2 कानून पारित किए हैं जो गाजा में लोगों को सहायता प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के काम को जो है खतरे में डाल सकते हैं। इजराइल द्वारा पारित हालिया कानून, देखिए इजराइल द्वारा पारित हालिया कानूनों के तहत इजरायली क्षेत्र में गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ ही उसके साथ संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे तथा उसे एक आतंकवादी संगठन माना जाएगा। ये कानून इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच सबसे निम्न स्तर का जो है संकेत देते हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय द्वारा यूएन को अधिसूचित किया जाने के 60 से 90 दिनों के बाद ये कानून जो है लागू हो जाएंगे। इस कानून से गाजा में सहायता वित्तीय करने के पहले से ही नाजुक प्रक्रिया के ध्वस्त होने का जो है आपका खतरा है। इजराइल के अनुसार इन कानूनों का उद्देश्य गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता को प्रभावित करना नहीं है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट जो है प्रावधान नहीं है। इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य, देखिए हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना है जिससे अब एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की जो संख्या है 69 हो गई है। एशियाई विकास बैंक के बारे में क्या है देखेंगे। जैसे यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। इसकी जो स्थापना है 1966 ईस्वी में किया गया था तथा इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। रूस यूक्रेन संघर्ष एक नए अध्याय की ओर भारतीय कूटनीति, देखिए रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध का अंत अभी तक जो है नहीं हो पाया है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन भारत ने अब तक युद्ध को ख़त्म करने का बीड़ा उठा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में यूक्रेन की यात्रा के बाद अब इस जंग के ख़त्म होने की संभावना बढ़ गई है। बीते दिन जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान जारी कर इस युद्ध में भारत की मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। पुतिन ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन और ब्राज़ील को भी मध्यस्थता करने को कहा है लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें जो है भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर ही टिकी हुई है कि भारत इस युद्ध को रुकवाने की क्षमता रखता है और ये जो है युद्ध रुकवा सकता है। पृष्ठभूमि, देखिए यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत एवं भावनात्मक मुद्दा है जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए जो है प्रयोग किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस
रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी आपका महत्वपूर्ण था। संघर्ष के कारण देखिए शक्ति संतुलन, जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिम दोनों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन, रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। काला सागर में रूस की रुचि जो है, काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले यह पूरे क्षेत्र के लिए जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। काला सागर तक पहुंच सभी जो है तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिए जो आपका महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखेंगे, आखिरी हमारा ये पेज है। दूसरे क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा है। यूक्रेन की नाटो सदस्यता, देखिए यूक्रेन की नाटो सदस्यता की बात करते हैं तो यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता में जो है तेजी लाने का आग्रह किया है। रूस ने इस तरह के एक कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया है और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों तक इसकी जो है पहुंच के परिणामों के बारे में चिंतित किया है। काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है। ये सभी जो है नाटो देश हैं। नाटो देशों और रूस के बीच इस टकराव के कारण जो है काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और यह जो है आपका संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट है। वर्तमान स्थिति देखेंगे, देखिए रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को जो है तैयार नहीं है। इसने जो है इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिस कारण जो है हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए जो है तैयार हैं। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों से राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ जो है अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्यवाही विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और अब तक इसमें जो है शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत जो है नहीं किया गया है। भारत का रुख, देखिए भारत ने शुरू से ही युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत और क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने और कूटनीति के द्वारा जो है समाधान खोजने का आग्रह किया है। अपने यूरोप यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति चिनपिंग साबिया और हंगरी तक जाकर लौट गए, वह यूक्रेन नहीं गए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का चहुओर स्वागत किया है। अपनी बहुचर्चित यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हम तटस्थ नहीं हैं, हमने शुरू से ही एक पक्ष चुना है और वह पक्ष जो है शांति का है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी। वह 1.5 महीने पहले रूस की यात्रा पर भी गए थे। तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि युद्ध का समाधान जंग के मैदान में नहीं मिलता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट, देखिए अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश और सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, जिसके विवाद के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप को शक की निगाह से जो है आपका देखा जा रहा है। विदित हो कि इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच शेख हसीना ने भारत में शरण लिया। तत्कालीन कारण के रूप में देखा जाए तो आपका सरकारी नौकरी में जो है कोटा के मुद्दों को देखा जा रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप, देखिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के पीछे अमेरिका की भूमिका की संभावना होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यदि शेख हसीना ने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी होती तो बंगाल की खाड़ी में उसे बेस की अनुमति दे देती तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। द्वीप के बारे में, सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तरी द्वीप क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश की कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीपीय दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर दूर है।
7.3 किलोमीटर लंबा यह द्वीप समुद्र तल से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है। पृष्ठभूमि, यह द्वीप लगभग 5000 वर्ष पहले टेकनाफ प्रायद्वीपीय का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। लगभग 450 वर्ष पूर्व वर्तमान सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिणी उपनगर पुनः उभरे तथा इसके बाद के अगले 100 वर्षों में द्वीप के उत्तरी और शेष भाग समुद्र तल से जो है ऊपर उठ गए। बांग्लादेश के लिए महत्व, देखिए रणनीतिक स्थान, सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश म्यांमार समुद्री सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह बांग्लादेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधी समुद्री दावों को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक क्षमता, सेंट मार्टिन द्वीप के आसपास का जल समुद्री संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें जो है मछली व संभावित रूप से हाइड्रोकार्बन शामिल है। इस द्वीप में पर्यटन की भी अत्यधिक क्षमता है। यह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। पर्यावरणीय महत्व, देखिए यह द्वीप पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जो प्रवाल भित्तियों, समुद्री कछुओं एवं विभिन्न मत्स्य प्रजातियों सहित विविध समुद्री जीवों का आवास है। जैसे विविधता संरक्षण और द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए इसका जो है पर्यावरणीय संरक्षण जो है महत्वपूर्ण है। महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, देखिए सितंबर 2024 में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड ने महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए तालिबान यानी अफगानिस्तान के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू करने का जो है पहल किया है। तो देख सकते हैं हमारा जो है 40 नंबर का पेज जो है समाप्त होता है। अगला हमारा क्या है देखेंगे दोस्तों। जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है ये आपका बायोलॉजी होने वाला है, बायोलॉजी से होने वाला है। इसमें आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो हमको देखना है बायोलॉजी में सूक्ष्मजीव देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 लिखा गया, यानी इसका आधा ही चैप्टर देखना है। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी आपको दोस्तों आधा देखना है, क्योंकि आपका ये चैप्टर दोनों बड़ा बड़ा है, तो आधा देखेंगे, ठीक है। आधा बोला गया तो आधा ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका जो है सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं आराम से और अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए बोला कि वे जीव जिन्हें हम खुली आँख से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। सूक्ष्मजीव का अध्ययन देखेंगे तो अध्ययन विज्ञान की जो है माइक्रो बायोलॉजी शाखा के अंतर्गत जो है किया जाता है। प्रमुख सूक्ष्मजीव है ना, तो वायरॉइड्स, देखिए सर्वप्रथम वायरॉइड्स की खोज जो है अमेरिका जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने किया था। वायरॉइड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। देखिए वायरॉइड्स विषाणु से सभी छोटे होते हैं। यह विषाणु के 1,000वें भाग के बराबर होते हैं। वायरॉइड्स में केवल जो है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जो है आरएनए ही रहता है। वायरॉइड्स केवल परपोषी के शरीर में ही यानी वृद्धि कर सकता है तथा यह जो है पौधों के कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायरॉइड्स केवल जो है पौधे में पाए जाते हैं। अगला हमारा है प्रियॉन। देखिए यह एक असामान्य प्रकार के सूक्ष्मजीव जो केवल प्रोटीन का अणु बना होता है। प्रियॉन का व्यास जो है मात्र 4 से 5 nm होता है। इसका जो है निर्माण जो है केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। प्रियॉन के कारण जो है बकरी और भेड़ में स्क्रॉपी नामक रोग होता है, जिससे जो है उसका नियंत्रण तंत्र जो है प्रभावी होता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट रोग होता है। इस रोग में जो है मनुष्य की याददाश्त जो है याददाश्त में जो है कमी या पागलपन हो सकता है। थोड़ा सा देखिए बाहर शोर हो रहा है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे विषाणु यानी वायरस देखेंगे। देखिए लैटिन भाषा में वायरस शब्द का जो अर्थ होता है विष। वायरस की खोज जो है सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने वायरस की खोज जो है एक संकट यानी एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने जो है आपका टोबैको मोजाइक वायरस जो है रखा था। विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य जंतु वायरस में यह डीएनए के रूप में रहता है। अधिकांश विषाणु का आकार जो है गोलाकार होता है तथा कुछ विषाणु जो है डंडाकार छड़ के समान भी होता है। विषाणु की प्रकृति
प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिक का एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिक इसे जो है सजीव मानते हैं तथा कुछ जो है निर्जीव। विषाणु को निम्न आधार पर जो है निर्जीव माना जाता है, जैसे वायरस केवल जीवित परपोषी में ही जो है वृद्धि कर सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में जो है प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा है कि वायरस में जो है श्वसन नहीं होता है। जीवित कोशिका के बाहर जो है वायरस में उपापचय की क्रियाएं जो है नहीं होती है। विषाणु को निम्न आधार पर सजीव माना जाता है, जैसे भिन्न भिन्न वायरस का आकार और संरचना भिन्न होता है। वायरस जो है जनन करता है। वायरस जो है संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति जो है उनमें अनुकूलन पाई जाती है। देखिए, पादप वायरस पौधों के कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार जो है रोगों को फैलाते हैं। वायरस द्वारा जो है पौधों में होने वाला प्रमुख रोग जैसे तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में होने वाला मोजैक रोग, आलू का लीफ रोग और भिंडी का पीत सीसा मोजैक, टमाटर का लीफ कर्ल। देखिए, जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। देखिए, वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं। वायरस के कारण देखेंगे तो आपका मनुष्य में होने वाला प्रमुख रोग यहाँ पर दिया गया, जैसे इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू। देखिए, यह रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। रोग के विषाणु वायु द्वारा जो है रोगी के छींक के साथ फैलता है। विषाणु संक्रमण व्यक्ति के फेफड़ों में तेजी से वृद्धि करता है एवं 1 से 4 दिन बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण जो है प्रकट होते हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु जो है कई प्रभावी दवा जो है उपलब्ध नहीं है, फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में जो है आराम से कुछ जो है राहत मिलती है। पोलियो या पॉलीमिलिटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में जो है प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए यह जो है वायरस रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है। अंत में यह वायरस जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं नष्ट कर देता है। इसके कारण देखेंगे तो पेशियों पर नियंत्रण तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना जो है बदल देते हैं। अगला है कि यह रोग बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी है, खासकर 6 महीनों से लेकर 3 साल की उम्र तक। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं है। फिर फिजियोथेरेपी है ना, फिजियोथेरेपी द्वारा जो है रोग की तीव्रता जो है कम किया जा सकता है। इस रोग से बचाव हेतु जो है पूर्ण रूप से देखा जाए तो सुरक्षित टीक जो है उपलब्ध है। खसरा की बात करते हैं तो यह मोरलोबी है ना, मोरबोली माफ कीजिएगा, यह जो है मोरबोली विषाणु के कारण जो है होने वाला रोग है। यह विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक आँख से पानी बहता है, बुखार हो जाता है तथा 3-4 दिनों बाद जो है शरीर पर जो है लाल दाने हो जाते हैं। इस रोग में जो है रोगी को पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ भोजन जो है करना चाहिए। अब आते हैं हम चेचक। देखिए, यह जो है ओरिएला है ना, ओरियोला विषाणु के कारण होता है। यह बहुत ही संक्रामक रोग है। इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है और उसे जो है 4 दिन के बाद जो है बुखार पर माफ कीजिएगा उसके 4 दिन के बाद जो है मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं। धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। इस रोग का टीका देखेंगे तो आपका उपलब्ध, जैसे आपका छोटी माता की बात करते हैं स्मॉल पॉक्स है ना, इस रोग जो है आपका वेरिसेला जोस्टर विषाणु कारण होता है। यह भी संक्रामक रोग है परंतु चेचक से कम है। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इसका हल्का बुखार रहता है और तथा जोड़ों पर जो है दर्द होते रहता है। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोगी को स्वस्थ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने में जो है स्वतः जो है आपका यानी स्वतः ठीक हो जाता है। अगला है रेबीज। देखिए, यह रोग जो है रेबडी वायरस के कारण होता है। इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पास्चर ने देखा था और यह रोग के टीके का विकास भी उन्होंने ही किया था। रेबडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गिदड़ जैसी
जीव में पाया जाता है। यह एक जीव मनुष्य को काटता है तथा वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण जैसे आपका सिर दर्द, हल्का बुखार तथा गर्दन में दर्द। सीधे सीधे रोगी जो है पागल के तरफ जो है व्यवहार करने लगता है। रेबीज में संक्रमित व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे जो है वे पानी पीने में जो है असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही वो काफ़ी डरने लगता है और इस कारण जो है इस रोग को जो है हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मनुष्य अधिकांश कुत्ते काटने से रेबीज से प्रभावित होते हैं। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए हैं तो कुत्ते का व्यवहार जो है बदल जाता है। संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी एवं उग्र हो जाते हैं और व्यक्ति को काटने दौड़ता है। या संक्रमित कुत्ता सुस्त या मौन होकर एकांत स्थान पर जो है पड़ा रहता है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिनों के अंदर मर जाता है। तो यह मान लेना चाहिए कि वे निश्चित यह कुत्ता जो है रेबीज से संक्रमित था। देखिए, रेबीज वायरस से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया है तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है। अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद जो है एंटी रेबीज सुई जो है दिया जाता है उस टाइम। हेपेटाइटिस, देखिए यकृत के वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी यह जो है बीमारी होती है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप 1 तथा टाइप बी, ए और बी कॉमन है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी द्वारा जो है संक्रमित होता है तथा टाइप बी रुधिर, लाल आदि के संक्रमण से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आंखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में जो है आपका जॉन्डिस कहते हैं। इस रोग का टीका देखेंगे तो आपका उपलब्ध है। आगे हमारा है दोस्तों आपका बैक्टीरियोफेज। वैसे विषाणु को जीवाणु पर आक्रमण है ना माफ कीजिएगा आक्रमण करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज जो है आपका ट्वार्ट तथा डी हैरेल ने 1917 में किया था। यह विषाणु जो है प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होती है। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है तथा उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां विषाणु की उपस्थिति होती है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। यह पानी को सड़ाने वाले जीवाणु को भक्षण करते रहता है। यही कारण जो है गंगा जल काफ़ी अधिक दिन होने पर भी जो है खराब नहीं होता है। जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव है। यह वायु, जल, भूमि हर जगह जो है मौजूद है। जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। उन्होंने इसका नाम जो है आपका एनिमल क्यूल रखा था। लिखा गया है एहरबर्ग द्वारा जीवाणु नाम दिया था सर्वप्रथम लुई पास्चर। वो उसके बाद जो है कोच ने बताया कि जीवाणु द्वारा जो है मनुष्य में रोग फैलते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला कुछ प्रमुख लक्षण दिया गया, जैसे जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु जो है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे देखेंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विभिन्न जीवाणु का औसत आकार जो है 1 से लेकर के 5 तक होता है। जीवाणु के अनेक रूप में रूप होते हैं, जैसे जीवाणु के रूप आधार पर भिन्न भिन्न नाम दिया गया। जैसे गोल आकार के जीवाणु को जो है कोकाई कहते हैं। घन आकार के गोल जीवाणु को जो है सरसीना कहते हैं। छड़ आकार के जीवाणु को जो है बैसिलस कहते हैं। सर्पिल आकार के जीवाणु को जो है आपका स्पाइरिला कहते हैं। कामा आकार के जीवाणु को जो है आपका वाइब्रियो कहते हैं। जीवाणु में जनन प्रायः जो है विखंडन द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु से होने वाला आर्थिक लाभ, देखिए जीवाणु पारिस्थितिकीय तंत्र में अपघटक का कार्य करते हैं। यह मृत जीव शरीर में फंसे अकार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे आपका एजेटोबैक्टर और क्लोरा एस्ट्रीडियम राइबोजियम है ना पौधों के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा ये जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में
बदलते हैं जो खेती के लिए जो है आपका बहुत लाभप्रद हैं। ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे जो है नाइट्रोजन स्थिति कारक जीवाणु कहते हैं। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में जो है पाए जाते हैं तथा पाचन क्रिया में सहायक हैं। यह जीवाणु जो है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को खाकर जो है हमारी रक्षा करते हैं। रोमंथी जीव जुगाली करने वाला जीव के आमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होता है। इन प्राणियों द्वारा खाए गए घास के सेलुलोज को केवल जो है उनके आमाशय में मौजूद जीवाणु ही जो है पचा सकते हैं। आगे देखेंगे पांचवा हमारा, देखिए दूध को, एक सेकेंड, आखिरी पेज है ये आपका। बोला कि दूध को दही में परिवर्तित जीवाणु को ही कहते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है जिससे जो है दही बनता है। जीवाणु द्वारा जो है मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि पाई जाती है। इस क्रिया को जो है आपका राइपेनिंग कहते हैं। देखिए बैसिलस मेगाथीलियम है ना, मेगाथीलियम माइक्रोकोकस जीवाणु द्वारा जो है क्रमशः चाय तथा तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा किया जाता है। इस जीवाणु का उपयोग जो है नील के निर्माण में, चमड़े के शोधन में तथा जूट के रेशों को अलग करने में होता है। आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधि जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। जीवाणु के बहुत सी जातियां द्वारा जो है रोग प्रतिरोधक टीका में भी तैयार किए जाते हैं। जीवाणु के प्रमुख हानिकारक क्रियाएं, देखिए बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थों को स्रावित कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियम आदि। कुछ जीवाणु जो है मिट्टी में अवस्थित नाइट्रोजन यौगिक के स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिसमें जो है भूमि की उर्वरता जो है कम हो जाती है। ऐसे जीवाणु को नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं विनाइट्रीकरण जीवाणु कहलाते हैं, जैसे आपका स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्पाइरोकीट साइटिफाज जीवाणु रुई के रेशों को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु जो है आपके पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव को पेनिसिलेज एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जीवाणु पौधे में रोग फैलाते हैं। प्रमुख रोग जो जीवाणु द्वारा जो है पौधे में होता है, जैसे आपका आलू का विल्ट रोग या सैथिल रोग, गन्ना में लालधारी रोग, चावल का अंगमारी रोग, नींबू तथा टमाटर का कैंकर रोग, सेब और नाशपाती का निर्जा रोग या अग्नि निर्जा रोग, बंद गोभी का काला विलगन रोग, गेहूं का विलगन रोग, गेहूं का टुंडू रोग। देखिए जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला प्रमुख रोग की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा क्षय रोग या टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। देखिए यह रोग जो है आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ा के कोशिका को नष्ट करने लगता है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीने से ज़्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार इस रोग के जो है प्रभावित लक्षण है। इस रोग के जीवाणु प्रायः रोगी के थूक, कफ तथा खांसी से फैलता है। टीबी हमारे देश का एक प्रमुख बीमारी है। भारत की 10% जनसंख्या इसकी चपेट में है तथा प्रति वर्ष जो है 5% लोगों की मृत्यु जो है टीबी के कारण होता है। इस रोग का उपचार जो है संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय जो है BCG, ठीक है, जो BCG का जो है टीका दिया जाता है। तो ये हमारा जो है 5 पेज समाप्त होता है। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पे। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, यानी अगला हमारा जो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री का है, रसायन अभिक्रिया। इसका भी हम जो है आधा ही चैप्टर देखेंगे, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन। चलिए इसको भी देख लेते हैं आराम से हम। देखिए प्रकृति में होने वाले सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप संपन्न होते हैं। और दोस्तों इसमें देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का सृजन होता है। हमारा ब्रह्मांड है ना, हमारा जो ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी तथा पृथ्वी की विशाल जैव विविधता का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही एक या अधिक नवीन गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे जो है अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने से बने नवीन गुण वाले पदार्थ को जो है उत्पाद कहते हैं। उदाहरण आप यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जो इसका वर्णन है उसी को हम देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न चरणों में जो है संपन्न होता है, जैसे आपका अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में जो है विभक्त हो जाते हैं। परमाणु अभिक्रिया के दौरान जो है आपस में नए रासायनिक बंधन बनाते हैं। रासायनिक बंधन बनने से नए गुण वाले अणु बनते हैं। ये अणु जो है उत्पाद के अणु होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है गैस उत्पन्न होते हैं, जैसे आपका उदाहरण देखेंगे तो आपका इस तरीके से लिखा गया है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अभिकारक की अवस्था द्रव्य को तथा उत्पाद ठोस पदार्थ बन जाते हैं, तो यह ठोस पदार्थ जो है अवक्षेप कहलाता है। यहाँ पे अवक्षेप देखेंगे, देखिए दिखा गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हो सकता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ जो है संपन्न होती है। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया कराने हेतु अभिकारक को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा है ना, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बीच के रासायनिक बंधन टूटते हैं तथा उन्हीं परमाणु के बीच नए रासायनिक बंधन बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण दिया गया है, तो रासायनिक संकेत तथा रासायनिक सूत्रों के मदद से रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त करने के उपरांत जो समीकरण प्राप्त होते हैं उसे जो है रासायनिक जो है समीकरण कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, C+O2 और CO2। लोहे के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलय में डालने पर फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनता है। देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं जो निम्न है, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या के बराबर होता है तो उसे जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक तथा उत्पाद के सभी परमाणु की संख्या समान नहीं होती है तो उसे जो है असंतुलित जो है आपका रासायनिक जो है समीकरण कहते हैं। अगला है कि द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने हेतु असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण द्वारा जो है रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है, जैसे रासायनिक समीकरण से अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा जो है अभिकारक पदार्थ तथा बनने वाले उत्पाद पदार्थ की जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु एवं अणु की अपेक्षित संख्या की जानकारी जो है प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा जो है अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों तथा मोलों के अनुपात की जानकारी प्राप्त होती है। अभिकारक तथा उत्पाद अगर गैसीय पदार्थ है तो रासायनिक समीकरण द्वारा गैसीय पदार्थ की अपेक्षित आयतन का जो है पता चल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त की विधि जो है संपूर्ण विश्व में एक समान है। रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के संबंधों में जो जानकारी प्राप्त नहीं होती है वह आपका निम्नलिखित है, जैसे रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा जो है अभिक्रिया वेग के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा जो है अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है। चौथा देखेंगे तो रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले विस्फोट की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रासायनिक समीकरण द्वारा यह पता नहीं चल पाता है कि अभिक्रिया किन दशाओं ताप दाब उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारकों तथा उत्पादन की मात्राओं की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रासायनिक समीकरण में कुछ अतिरिक्त चिन्ह तथा संकेतों का उपयोग कर उसे और अधिक
ज्ञानप्रद बनाया जाता है। रासायनिक समीकरणों के निम्नलिखित तरीके और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिलक्षण तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था बनाए हेतु प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह ठोस के जो है एस द्रव्य के जलीय विलयन के लिए जो है आपका AQ तथा गैस के लिए आपका हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित तथा अवशोषित ऊष्मा की जानकारी जो है निम्न तरह से आपका जो है दिया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीक देखेंगे तो आपका इस तरीके से ऊपर है और एक तरीके से नीचे है, द्वारा जो है अभिक्रिया में बनने वाले गैस तथा अवक्षेप की जानकारी जो है दी जाती है। रासायनिक अभिक्रिया के तीर देखेंगे तो आपका इस तरीके से चिन्ह के ऊपर दिए गए ताप, दाब तथा उत्प्रेरक जो है दर्शाया जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। देखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेष अभिक्रिया भी कहते हैं। जब दो या अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक अकेला पदार्थ बनता है तो यह जो है अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक तत्व संयोग कर एक यौगिक बनाते हैं। दो या अधिक यौगिक संयोग कर नया यौगिक बनाते हैं। यह तत्व और यौगिक संयोग कर एक नया जो है यौगिक बनाते हैं। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे। अब देखिए अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की मदद से संपन्न होता है। ऊष्मा की मदद से संपन्न होने वाला अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब विद्युत धारा DC का उपयोग कर अपघटन अभिक्रिया उत्पन्न करवाई जाती है तो विद्युत अपघटन कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तब धातु कैथोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस जो है एनोड पर जो है मुक्त हो जाते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका देख सकते हैं जो इसका एग्जाम्पल लिखा गया है। विस्थापन अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है तो इसे जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अधातु कम क्रियाशील धातु अधातु को यौगिकों के विस्थापन कर देते हैं। विद्युत धातु का क्रियाशीलता क्रम निम्न, जैसे आपका अत्यधिक क्रियाशील धातु ये लिखा गया है, मध्यम क्रियाशील धातु, अक्रियाशील धातु, अधातु की क्रियाशीलता क्रम। अगला है कि विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम्पल आपका दिया गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक उदाहरण आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल यानी एसिड तथा भस्म बेस के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का जो है निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के भी उदाहरण हैं। ऊष्मा या ऊर्जा या ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्न दो भागों में जो है बांटा गया है। आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए प्रकाश, विद्युत तथा ऊष्मा के द्वारा होने वाले अपघटन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे जो है अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैली कहते हैं। आखिरी पेज है। रासायनिक समयावस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्न दो भागों में बांटा गया है, जैसे आपका अनुक्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तथा निर्मित उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, वह जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है।
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में केवल अग्रिम अभिक्रिया होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कुछ निश्चित अवस्थाओं में उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तथा उन्हीं अवस्थाओं में वे उत्पाद भी अभिक्रिया करके पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होती है। इसमें अग्रिम अभिक्रिया तथा उल्टी अभिक्रिया दोनों होता है। बाईं से दाईं दिशा में होने वाली अभिक्रिया या अभिकारक से उत्पाद की प्राप्ति होना अग्रिम अभिक्रिया कहलाता है। दाईं से बाईं दिशा में होने वाली अभिक्रिया या उत्पाद से पुनः अभिकारक की प्राप्ति उल्टी अभिक्रिया कहलाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान अगर अभिक्रिया क्षेत्र से बनने वाले उत्पाद को हटा ले तो यह अभिक्रिया अनुक्रमणीय हो जाएंगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्रिम प्रतिक्रिया का वेग उल्टी प्रतिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, उस अवस्था को रासायनिक समयावस्था या डायनेमिक इक्विलिटी ब्रीम कहते हैं। रासायनिक समवस्था यानी साम्यावस्था में अभिकारक तथा प्रतिफल का जो है सांद्रण स्थिर हो जाते हैं। ये टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स का होगा। दोस्तों अगला हमारा सब्जेक्ट देखेंगे तो ये आपका फिजिक्स का है और ये आपका ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो इसको हम पूरा देखेंगे और जो आपका इसके बाद आपका आएगा इकोनॉमिक्स और लास्ट में आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बैंक आएगा 99 से लेकर के 110 पेज तक। तो चलिए हम फिजिक्स से देख लेते हैं फिजिक्स का हमारा टॉपिक क्या है। तो ये आपका रहा गुरुत्वाकर्षण, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका तीसरा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। और देखिए आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। देखिए बोला कि भारतीय ज्योतिषी आचार्य भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था आपका सिद्धार्थ शिरोमणि। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी सर्वप्रमुख खोज गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व की चर्चा किया है। आचार्य भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व को निम्न प्रकार से समझाया है। कोई वस्तु पृथ्वी पर इसलिए गिरती है कि पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। आकाशीय पिंडों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है जिससे जो है वे अपना कक्ष नहीं छोड़ते हैं। बाद के समय में इसी नियम को न्यूटन ने स्वतंत्र रूप से बताया जो आजकल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्रसिद्ध है। आइजक न्यूटन 1642 से 1727। देखिए आइजक न्यूटन का जन्म जो है इंग्लैंड में एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ था। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया जिससे जो है आइजक न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी 1 वर्ष में उनके ऊपर सेब गिरने की घटना हुई। इसी घटना ने न्यूटन को गुरुत्व बल खोजने को जो है प्रेरित किया तथा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। न्यूटन का एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा लिखा गया है कलन की खोज की। न्यूटन ने अपनी सभी खोज तथा अनुसंधान केवल जो है 25 वर्ष की आयु में ही पूरा कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम देखेंगे हम। देखिए न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया जिसके अनुसार जो है ब्रह्मांड का एक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु की एक बल से आकर्षित करती है जिसका परिणाम जैसे वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दो वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा m2 हो तो उसके बीच की दूरी जो है आपका r हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए g एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। g का मान वस्तु के प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी वस्तु के एक ही होता है, जिसके कारण जो है g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल का SI मात्रक देखेंगे तो आपका ये लिखा गया है। अब आते हैं g का मान। देखिए g का मान सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। g का आधुनिक जो है स्वीकृति मान देखेंगे तो आपका 6.673 × 10⁻⁻11 nm स्क्वायर होता है बटे kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम जो है सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है।
जिसके जो है कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ठीक इसी प्रकार जो है अन्य ग्रह के उपग्रह भी उन ग्रह की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पर घूमते रहने के कारण जो है आपका आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। ठीक इसी प्रकार अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, देखिए यदि दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। इसी बल के कारण जो है पृथ्वी सभी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो है आकर्षित करती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु का गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे जो है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जो है जी से व्यक्त जो है किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के वेग में कमी आती है तथा नीचे आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। जी तथा जी के बीच संबंध, देखिए यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m मान ले तथा त्रिज्या r मान ले तो पृथ्वी के सतह से जो है नगण्य ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो है लगा गुरुत्व बल होगा। देखिए जी का मान गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हवा का प्रतिरोध नगण्य रहने पर गुरुत्व के अधीन गिरने वाली सभी वस्तु यानी हल्की या भारी के त्वरण जो है समान होते हैं। जी का मान जो है देखेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए जी तथा जी के कैपिटल तथा स्मॉल जी में अंतर क्या है। देखिए जी एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान वस्तु के प्रकृति, द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, समय आदि पर निर्भर नहीं करता है तथा ब्रह्मांड के सभी वस्तु के लिए जी का मान जो है समान रहता है। इसके विपरीत जी का मान पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल इत्यादि के लिए जो है भिन्न भिन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, देखिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। अगर वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर है तो वस्तु का पृथ्वी के केंद्र से दूरी r बराबर r प्लस h होगी तो वस्तु पर जो है लगा गुरुत्व बल, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देखिए पृथ्वी के सतह के नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान जो है आपका 9.85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा विषुवत रेखा पर जो है जी का मान 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस परिवर्तन का कारण यह है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ध्रुवों का यह चपटी है तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है तथा ध्रुवीय त्रिज्या पर जो है आपका 6357 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का विषुवतीय त्रिज्या देखा जाए तो आपका 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी के घूर्णन पर भी जी का मान निर्भर करता है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुव को छोड़कर सभी स्थानों पर बढ़ जाएगा तथा ध्रुव के मान के बराबर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन वेग अधिक हो जाए तो ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाएगा और यदि पृथ्वी के घूर्णन का वेग वर्तमान के 17 गुना हो जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान जो है 0 हो जाएगा। गुरुत्व के अधीन गिर रही वस्तु का गति समीकरण, देखिए जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर जो है गिर जाती है तो क्षण भर के लिए जो है रुकती है, अंत में त्वरित गति से नीचे की ओर गिरती है। इस प्रकार जो है गति मुक्त पतन कही जाती है। ऊर्ध्वपतन की बात करते हैं, नीचे की ओर गति के लिए निम्नलिखित समीकरण जो है प्राप्त होते हैं। नोट की बात करते हैं तो वस्तु की नीचे की ओर गति धनात्मक जो है मानी जाती है। नोट, देखिए ऊपर की ओर दिशा जो है ऋणात्मक मानी जाती है। यदि गेंद को ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाए तो वह ऊपर जाएगा और वेग घट जाएगा। महत्व ऊंचाई h पर जाकर उसका वेग जो है 0 हो जाएगा। अंततः वस्तु नीचे और पृथ्वी पर गिरेगा। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, जैसे कि मान ले कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t समय लगता है और यह पहुंचने में गेंद का वेग जो है 0 हो जाएगा। अब इसको जो है आराम से इसको देखिए, महत्व ऊंचाई और ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, आप यहाँ पे जो है इसको आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भार देखेंगे, देखिए किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे जो है गुरुत्व बल कहते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा ऊपर है ना उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार को प्रायः W से सूचित करते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो वस्तु का भार V W बराबर mg है। भार का मात्रक जो है न्यूटन होता है। वस्तु का भार जो चंद्रमा पर 1/6 होता है, उसी वस्तु का भार पृथ्वी पर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के 1/6 होता है। ये प्रश्न पूछा गया है। द्रव्यमान और भार में अंतर देखिए, द्रव्यमान वस्तु के द्रव्य की मात्रा की, जबकि भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व के बल के बराबर होता है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, यह अदिश राशि है, जबकि भार में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यह जो सदिश राशि है। द्रव्यमान को दंड तुला मापा जाता है, जबकि भार जो है कमानीदार तुला द्वारा जो है मापा जाता है। द्रव्यमान का जो है सही मात्रक है किलोग्राम, जबकि भार का जो है सही मात्रक है आपका न्यूटन है। स्थान के परिवर्तन के द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि स्थान के परिवर्तन से भार जो है बदल जाता है। केपलर का नियम देखेंगे हम। देखिए केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए जो है 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। जैसे पहला देखेंगे तो आपका केपलर का प्रथम को कक्षा का नियम कहते हैं, जो इस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा कक्षा के एक फोकस पर जो है सूर्य स्थिर रहता है। केपलर के दूसरे नियम को क्षेत्र का नियम कहा जाता है या फिर कहते हैं, जो इस प्रकार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित आपका हो जाएगा। केपलर का तीसरा नियम को परिभ्रमण है ना काल का नियम कहते हैं, जो इस प्रकार किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल का वर्ग ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष के वृत्तीय घातक है ना घात के समानुपाती होता है। केपलर के तृतीय नियम से यह स्पष्ट है कि सूर्य ग्रह जो है सूर्य से जितना दूर है उतना परिभ्रमण काल उतना ही अधिक होगा। लिफ्ट में व्यक्ति का भार आप यहाँ पे देख सकते हैं, m के द्रव्यमान जी जो है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पहला देखेंगे तो जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर नीचे गति से हो रहा है तो ए बराबर O और W बराबर mg, यानी व्यक्ति का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। स्थिति 2 की बात करते हैं, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रहा है तो यानी वस्तु का भार जो है कमी हो जाएगी। स्थिति 3 की बात करते हैं, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाता है तो यदि यानी वस्तु का भार जो है भार में वृद्धि होगा। स्थिति 4 की बात करते हैं, तो जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो यानी व्यक्ति की भारहीनता का जो है अनुभव होगा। और जब नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण g से अधिक हो तो व्यक्ति जो है लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। उपग्रह की गति देखिए, जिस वेग से ग्रह का उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे जो है ग्रह या फिर उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। कक्षीय वेग की गणना, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m और इसकी त्रिज्या r है तथा पृथ्वी के केंद्र से r दूरी वाले कक्ष पर m द्रव्यमान का उपग्रह कक्षीय वेग से v से पृथ्वी चक्कर लगा रहा है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर क्रियाशील गुरुत्वीय बल जो उपग्रह पर अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, इसी बल के फलस्वरूप जो है कक्षा पर गतिशील रहता है। अतः उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या अधिक होने पर कक्षीय वेग का मान कम होता है। अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के सतह से बहुत निकट की कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसे जो है ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं तथा उसकी कक्षीय वेग v बराबर करने में g r होता है, जहां r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। ध्रुवीय उपग्रह कक्षीय वेग 8 × 10³ मीटर प्रति सेकंड तथा आवर्तकाल जो है 84 सेकंड होता है। इस उपग्रह का उपयोग जो है मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु जो है आपका होता है। आगे है कि भू स्थिर उपग्रह। एक सेकेंड, देखिए भू स्थिर उपग्रह, देखिए ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के किसी खास स्थान के सामने हमेशा रहता है, पृथ्वी के उस स्थान के सापेक्ष स्थित होता है यानी स्थिर होता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। इस उपग्रह की स्थिति से ऊंचाई आपका 35,870 किलोमीटर लगभग देखा है तो आपका 3600 किलोमीटर होता है तथा इसका जो आवर्तकाल है 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग जो है संचार संदेश प्रेषित एवं प्राप्त करने में किया जाता है। इसके कारण जो इसे संचार उपग्रह भी कहते हैं।
भारत का जो प्रथम भू स्थिर उपग्रह जो है आपका एप्पल है। दूर संवेदी उपग्रह या सूर्य संबंध उपग्रह वह उपग्रह जो पृथ्वी के किसी भी स्थान के ऊपर से वहाँ के समयानुसार एक खास समय पर गुजरता है, पृथ्वी गुजरता है, सूर्य संबंध उपग्रह कहलाता है। दूर संवेदी उपग्रह एक स्थान के ऊपर नियत समय पर गुजरता है, अतः वहाँ के क्षेत्र का इसके द्वारा जो है लिया गया चित्र जो है रोज की स्थिति पर जायजा लेने एवं तुलनात्मक अध्ययन में काम आता है। भारहीनता का अनुभव कृत्रिम उपग्रह के अंदर होता है। किसी भी उपग्रह पर हमेशा त्वरण पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है तथा उसमें रखी वस्तु अथवा मानव का आभासी भार शून्य होता है, क्योंकि उस पर लगने वाला संपूर्ण गुरुत्वीय बल उसको सुघाने के लिए जो है, माफ कीजिएगा, उसको जो है घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल पर जो है कार्य करता है। भारहीनता का प्रभाव देखिए, पृथ्वी पर स्थित मानव खाना खाते हैं तो कंठ के नीचे गुरुत्व बल से खाया गया पदार्थ खींच लिया जाता है, परंतु कृत्रिम उपग्रह के अंदर मानव को खाना खाने से दिक्कत होती है। एक गिलास में रखा पानी पृथ्वी पर उलटने पर गिर जाता है, पर उपग्रह में गिलास उलट देने पर जो है पानी नहीं गिरता है। उपग्रह के अंदर आर्किमिडीज का उत्प्लाव है ना बल का कार्य नहीं करता है। उपग्रह के अंदर जो है ऊपर नीचे का भेद नहीं है, वस्तु को छोड़ देने पर भी वह जो है आपका नीचे गिरता है। उपग्रह के अंदर सरल दोलक घड़ी जो है बंद हो जाती है। पलायन वेग देखिए, किसी ग्रह या आकाशीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भाग जाने मात्र के लिए जितना न्यूनतम वेग आवश्यक होता है वही उस ग्रह या आकाशीय पिंड के लिए जो है पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी का पलायन वेग देखेंगे तो आपका इस तरीके से आपका दिया गया है। देखिए, पलायन वेग का परिणाम छोटी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग का परिणाम ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या के अनुपात का समानुपाती होता है। पलायन वेग का मान उपग्रह के कक्षीय चाल का कड़नी में 2 गुना होगा। अंततः उपग्रह के चाल को कड़नी में 2 गुना कर दे तो अपनी कक्षा से जो है पलायन कर जाएगा। पृथ्वी के सतह के लिए पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा पृथ्वी पर। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण देखेंगे तो जब सूर्य के ताप से चंद्रमा का वायु गर्म होता है तो वायु में उपस्थित गैसीय पदार्थ की चाल काफ़ी बढ़ जाती है। इस चाल का चंद्रमा पर पलायन वेग देखेंगे तो आपका 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है गैस अणु पलायन कर जाते हैं और वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। कृष्ण पिंड की बात करते हैं। जब अत्यधिक आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पिंड सिकुड़ता है तो उसका द्रव्यमान समान रहता है, परंतु त्रिज्या जो है घट जाती है, जिसके कारण जो है पलायन वेग का मान जो है बढ़ता है। इस क्रम एक स्थिति ऐसी आती है जब पलायन चाल का मान प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश पिंड पर जाता है, लेकिन गुरुत्व बल को पार कर हमारी ओर नहीं आ पाता है। अतः इस पिंड का कृष्ण पिंड या ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल के लिए। ठीक है, तो यहीं पर यह हमारा जो है समाप्त होता है। अब हमारा जो है अगला है आपका इकोनॉमिक्स है। चलिए हम इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी के उपवर्ग निम्न, जैसे देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो है उत्पन्न होती है। संरचनात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने तकनीकी कारीगरों के आवश्यकता नहीं रहती है, वे बेरोजगार हो जाते हैं। मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योग से बाहर जो है कर दिया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी। देखिए, यदि कोई व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नहीं देता है या दूसरे शब्दों में यदि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उसे कार्य से हटाया जाता है तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी माना जाएगा। यह श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के बराबर है। यदि कृषि क्षेत्र में एक समान घटना है ना, यह कृषि क्षेत्र में जो है आपका एक समान घटना है। अगला कि संघर्षणात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसको देख लेते हैं। यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर
चल जाते हैं, अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण यह जो है बेरोजगारी उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है, परंतु नए व्यवसाय कार्यों के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इस प्रकार जो है परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान वह श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। इसे जो है संघर्षात्मक जो है बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, यह व्यापार चक्र विशेष रूप से मंदी संबंधित चक्रों और गिरावट के चक्र के कारण जो है उत्पन्न होती है। कारोबारी गतिविधियों में गिरावट के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी होती है। यह विकसित देशों जो पूंजीगत खरीदार होते हैं एक सामान्य घटना है। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, नई प्रौद्योगिकी की आरंभ, उत्पादन की पद्धति में उन्नत मशीन, श्रम बचत उपकरण इत्यादि के कारण जो है कुछ कामगारों या श्रमिकों का स्थान जो है मशीनों द्वारा जो है ले लिया जाता है। मौसमी बेरोजगारी, कुछ क्षेत्रों में केवल विशेष मौसमों के दौरान व्यक्तियों को काम दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप कृषि जैसे क्षेत्र जहां श्रमिक एवं मौसम के लिए काम करते हैं और शेष जो है वर्ष के लिए बेरोजगार रहते हैं। नोट, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। देखिए, सामान्य रूप से आपका 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। अब यहाँ देखिए निर्धनता या फिर गरीबी। निर्धनता से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचना निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह के न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि अर्थहीन हो जाते हैं। गरीब के प्रकार, देखिए सापेक्षित गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्षित गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से भिन्न होता है। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि का अभाव होता है। नोट, प्रति व्यक्ति अनुपात, निर्धनता व्यापकता अनुपात, यह निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता यानी परसेंट को जो आपका प्रदर्शित करता है। देखिए, भारत में गरीबी मापन में इसी विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में गरीबी मापने से संबंधित समितियाँ भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत में गरीबी मापने के लिए खर्च अथवा उपभोग विधि का जो है आपका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर वाई के अलग समिति, देखिए इस समिति का गठन वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई है ना, डॉक्टर जो है वाई के अलग किस अध्यक्षता में किया गया था, जो जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस समिति ने गरीबी के लिए कैलोरी के आधार पर जो है निर्देशांक तैयार किया है। ग्रामीण क्षेत्र देखेंगे तो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, शहरी की बात करते हैं तो 2100 कैलोरी जो है आपका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। लकड़वाला समिति, इस समिति का गठन देखेंगे तो योजना आयोग द्वारा 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में किया गया था, जो 1993 में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया है। इस कार्यदल द्वारा जो है 18 राज्यों के ग्रामीण है ना 18 राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा जो है निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लिया गया तथा शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार बनाया। सुरेश तेंदुलकर समिति, इस समिति का गठन जो है योजना आयोग द्वारा 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में किया गया, जो 2009 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इस समिति ने गरीबी के उपरांत रूप को है ना माफ कीजिएगा
परंपरागत रूप को छोड़कर बहुआयामी रूप को जो है स्वीकार किया है। ग्रामीण क्षेत्र 27 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च। शहरी क्षेत्र की बात करते हैं 33 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च। सी रंगराजन समिति, इस समिति का गठन देखेंगे तो 2012 में सी रंगराजन अध्यक्षता में किया गया था। 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 यानी 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय को गरीबी रेखा के रूप में जो है आपका परिभाषित किया है। अरविंद पनगड़िया स्टॉक फोर्स, इस समिति का गठन नीति आयोग द्वारा 2015 में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका प्रमुख कार्य भारत में निर्धनता आकलन हेतु जो है विधि का सुझाव देना था। इसे टास्क फोर्स देखेंगे तो आपका नामक जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें गरीबी से संबंधित निम्न 2 पहलुओं की जो है चर्चा किया गया है। भारत में गरीबी का निर्धारण अथवा मापन इस प्रकार या किस आधार पर जो है किया जाना चाहिए। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या जो है रणनीतिक एवं एक जो है कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। नोट, भारत सरकार एवं नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट पर जो है अभी विचार जो है नहीं किया गया है। आय असमानता मापने की पद्धति, देखिए सापेक्ष गरीबी की अवधारणा का प्रयोग किसी देश की आय असमानता के स्तर को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यह गणितीय रूप से गिनी गुणांक और रेखीय चित्र के रूप में लॉरेंज वक्र के माध्यम से जो है मापी जाती है। गिनी गुणांक इसे जो है इटली के सांख्यिकीविद और समाजशास्त्री कोराडो गिनी ने 1912 में जो है आपका विकसित किया था। यह किसी देश में आय असमानता की मात्रा को मापता है। यह जो है वह अनुपात है जिसे विकर्ण या डायगोनल पूर्ण समानता की खोज, पूर्ण समानता की रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच के क्षेत्रफल को अर्धवर्ग जिसमें वक्र स्थित होता है, यह कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। गिनी गुणांक का मूल्य जो है 0 से 1 के बीच होता है। 0 शून्य पूर्णतः यानी पूर्ण जो है समानता को दर्शाता है, अर्थात ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें जो है प्रत्येक निवासी की समान आय है। 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है, अर्थात एक निवासी संपूर्ण आय को प्राप्त करता है और अन्य के पास जो है कोई आय नहीं है। लॉरेंज वक्र, यह एक वक्र है जो अर्जित आय के प्रतिशत और इस आय प्रतिशत को अर्जित करने वाले लोगों के प्रतिफल के बीच जो है संबंध को मापता है। यह गिनी गुणांक का रेखाचित्रित प्रतिरूप, दूसरे शब्दों में गिनी गुणांक को रेखाचित्रित रूप से लॉरेंज वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। संचयी जनसंख्या अंश परसेंटेज से एक्स अक्ष पर तथा संचयी आय अंश को एक्स अक्ष पर जो है प्रदर्शित जो है किया जाता है। आप यहाँ पर जो इसका फिगर देख सकते हैं। देखिए पूर्ण समानता को 45 डिग्री के लिए जो है कि सीधे वक्र द्वारा जो है आपका प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण समानता रेखा के नीचे स्थित वक्र लॉरेंज वक्र को जो है प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वक्र पूर्ण समानता रेखा को जितना नज़दीक होगा आय असमानता का स्तर उतना कम होगा और जितना दूर होगा असमानता का जो स्तर है उतना अधिक होगा। ये जो है आपका छायांकित क्षेत्रफल को दर्शाता है। यदि a बराबर 0 हो तो उसका अर्थ लॉरेंज वक्र वास्तव में समानता की रेखा है और यह तब गिनी गुणांक बराबर 0 के साथ जो है पूर्ण समानता को दर्शाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक देखेंगे और ये आपका क्वेश्चन बैंक जो है बिहार एसआई का है। पेज नंबर 99 से लेकर के आपका 110 तक जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे ये आपका सेकंड पाली यानी दूसरा पाली का आपका ये पेपर है 1275 का, जो कि 17/12/2023 को ये आपका पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी संस्था जो है स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CSIR नीति हो जाएगा, नीरी होगा CSIR नीरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए CSIR नीरी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया है। नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और यहाँ पर लिखा गया है वित्त पोषित संस्थान है।
इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया है? तो यह किया गया है 1939 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1939 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HV कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1849 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यूग गब था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी यानी दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1846 में वछोवाल और अलीवाल की लड़ाई लड़ी, परंतु फरवरी 1848 में हुई सबराओं की लड़ाई जो है निर्णायक सिद्ध हुआ। अंग्रेजों और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुआ था और भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ। इसके तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई जो है आपका चिलियानवाला की लड़ाई सिख के नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पीपल हैव सीन वॉल्व इन द स्ट्रीट्स। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जो है किसने जीता है? तो पहला खिताब पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जो है यूकी भावरी ने जीता है। मेलोरका ओपन 2023 में यूकी भावरी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉयड हैरिस के साथ पहला ATP डबल्स खिताब जीता और ये खिताब जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। किससे है? टेनिस खेल से है। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? तो आंसर होगा कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, कोल्ड डेजर्ट होगा। देखिए, कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी जो आपका उत्तराखंड, मानस आपका असम में है, सिमलीपाल आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। भारत में कुल 18 जैवमंडल भंडार है जो निम्न प्रकार से दिया गया है। जैसे नीलगिरी की बात करते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, वर्ष आपका 1986 सबसे पहले। नंदा देवी की बात करते हैं तो उत्तराखंड 1988 होगा। नोकरेक जो है आपका मेघालय 1988 होगा। मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तमिलनाडु में है जो कि 1989 हो जाएगा। सुंदरवन जो है आपका पश्चिम बंगाल में है 1989 होगा। मानस की बात करते हैं तो असम में है 1989 होगा। ग्रेट निकोबार जो है आपका अंडमान निकोबार 1989 हो जाएगा। और सिमलीपाल की बात करते हैं तो उड़ीसा 1994। डिब्रू साइखोवा असम 1997 सबसे छोटा आपका हो जाएगा। दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश 1999। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999। कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम 2000 होगा। अगस्त्य मलाई की बात करते हैं तमिलनाडु और केरल 2001 होगा। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2005 हो जाएगा। और कक्षकरण की बात करते हैं गुजरात 2008 सबसे बड़ा। कोल्ड डेजर्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश 2009 में। और लिखा गया है सेचाचलम है ना, शेषाचलम आंध्र प्रदेश 2010। पन्ना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 2011 सबसे नया हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक रहा है? जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिए, बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे सर्वाधिक रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार आप देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जैसे बिहार आपका 1106 है, पश्चिम बंगाल आपका 1028,
केरल की बात करते हैं तो 860 है, उत्तर प्रदेश जो है आपका 829 है, हरियाणा की बात करते हैं तो 573 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं तो पहले पे आपका अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम जो है आपका 52, सिक्किम जो है आपका 86, मणिपुर की बात करते हैं तो 115 और नागालैंड जो है आपका 119 हो जाएगा, 119 नंबर पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। देखिए जापान की मुद्रा का नाम देखेंगे तो आपका येन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे चीन आपका देश है, बीजिंग इसका राजधानी और युआन इसका मुद्रा है। तुर्की की राजधानी आपका अंकारा, लीरा हो जाएगा। फिलीपींस की बात करते हैं तो मनीला होगा, पीसो। और क्यूबा की राजधानी आपका हवाना और पीसो जो है आपका मुद्रा है। बेलीज की बात करते हैं तो आपका बेल मोपान डॉलर हो जाएगा। और डोमिनियन गणतंत्र की बात करते हैं तो सेंटो डोमिंगो पोसो होगा। और होंडुरस की बात करते हैं तो आपका तेगु सिगल्पा लेम्पिरा होगा। और ग्वाटेमाला जो है आपका ग्वाटेमाला सिटी क्वाट जाल होगा। फ्रेंच युगाना की बात करते हैं तो कोएन्ने और इसका जो क्या बोलते हैं जो मुद्रा है आपका फ्रैंक होगा। अगला है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य देखेंगे तो ये आपका विनिमय का माध्यम होगा और यहाँ पर देखेंगे तो आपका मूल्य का मापक, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। देखिए मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य होते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका विनिमय का माध्यम, जिससे आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है और विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। मूल्य का मापक की बात करते हैं तो मूल्य यानी मुद्रा मूल्य मापक की इकाई का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुद्रा द्वारा मूल्य को मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए ही मुद्रा को प्रयोग करने से अधिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो जाता है। अगला है कि बोला कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा श्रम, ऑप्शन नंबर बी। श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारण जो है आपके कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक आपका है। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। श्रम के अभाव में किसी देश के प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में रहेंगे। उत्पादन के चार कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी है। धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए ही किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी। नेक्स्ट हमारा है, बोला कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो ये आपको हो जाएगा C+I। देखिए सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है, अर्थात AD बराबर C+I। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा है बोला कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाक्यांश के लिए देखेंगे तो आपका जनश्रुति, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। जानने की इच्छा की बात करती हैं तो आपका जिज्ञासा होगा। एक प्रकार का संपत्ति का जो आपका जजिया होगा। एक खास आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो जनजाति होता है। हिटलर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो इसका जन्म जो है ब्रुनेई में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। देखिए बात करेंगे, हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा। इस पार्टी को उसने जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। बाद में यह पार्टी जो है नाल्सी पार्टी के नाम से जाना गया। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक साम्राज्य एक नेता का नारा देकर जो है मिला लिया। हिटलर की नस्ली सोच जो है आपका चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। नाल्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर जो है यूथ का नया नाम दे दिया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन
है ना, दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है क्या? तो ये आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ जो है तैयार करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। सर्वोच्च संविधान के अनुच्छेद 172 के क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का जो है निर्वाचन हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? ये सब क्वेश्चन जो है इसके पिछले वाले सेट में हम सब करवा दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोकटक। ये आपका मणिपुर में है। देखिए, लोकटक झील फुमड़ी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ स्थित है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण झील देख लेते हैं। जैसे पुलिकट झील जो आपका आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील जो आपका हैदराबाद, और ढेबर की बात करते हैं तो आपको उदयपुर यानी राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोला कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो ये आपको हो जाएगा जमुई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिशोधित किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा और जस्ता। धात्विक यानी अधात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें परिशोधित नहीं किया जा सकता है, जैसे केवल उन्हें खुरुच कर अथवा काट कर विभिन्न आकृतियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कोयला हो जाएगा, चूना पत्थर, गंधक और जिप्सम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ बिहार के खनिज उत्पादन दिया गया है, इसको जो कि आपको देखना चाहिए। जैसे सोना की बात करते हैं, जमुई हो जाएगा। शीशा जो है आपका भागलपुर, क्वार्टर जो है आपका जमुई, गंधक जो है आपका रोहतास का अमझोर होगा। कोयला की बात करते हैं तो औरंगाबाद हो जाएगा। यूरेनियम जो है आपका गया होगा। फायर प्ले की बात करते हैं तो मुंगेर यानी रोहतास, और बेरिलियम जो है आपका गया एवं नवादा क्षेत्र होगा। डोलोमाइट की बात करते हैं रोहतास यानी बंजारी। खनिज तेल की बात करते हैं मुंगेर, राजगीर। अभ्रक जो है आपका गया, नवादा, मुंगेर और जमुई। चीनी मिट्टी की बात करते हैं भागलपुर, बांका और मुंगेर हो जाएगा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है पेश किया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण किया। 8 अगस्त को मध्यरात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें जो है गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है बाकुटा जेल में रखा गया। बाकुटा जेल में किस मध्यकालीन संत के उपदेश जो है अभंग है ना, अभंग में संकलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम जो है सही उत्तर होगा। देखिए, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। अभंग विट्ठल या फिर निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए, उसे अभंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। किस नाम से? अभंग के नाम से हम इसको जानते हैं। आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक
संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो आंसर हो जाएगा नाइलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए बहुलक जो है आपका बहुलकों को वृहद अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिनका द्रव्यमान अति उच्च यानी 10 के पावर 3 और 10 के पावर 7 यू होता है। इन्हें वृहद अणु भी कहते हैं जो पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों यानी एकलकों के वृहद पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। बहुलकों के संबंधित लिखा गया है एकलकों से विचरण के प्रक्रम को बहुलक यानी बहुलकन या फिर बहुलीकरण कहते हैं। ठीक, अगला हमारा कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। जैसे स्रोत के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक बहुलक देखिए पादप तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करते हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन और रबर। अर्ध संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं तो सेलुलोज व्युत्पन्न उदाहरण की बात करते हैं तो सेलुलोज एसीटेट होगा, रेयन और सेलुलोज नाइट्रेट होगा। संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं उदाहरण के तौर पर तो आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन जो है आपका 6 और 6 संश्लेषित रेसे और ब्यूना जो है S संश्लेषित रबर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि देखिए उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठाओं में करना जो है आरंभ किया था। तो आंसर हमारा जो है ए सही होगा। इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव के रूप में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक परिवर्तन देखने में आया क्योंकि युद्ध में अधिकांशतः पुरुष मारे गए, जिसके कारण जो है जहां संभव था वहां महिलाओं ने बड़े स्तर पर कार्यभार सुचारू रूप से संभाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति न केवल सुदृढ़ हुई अपितु वे पुरुषों पर अपनी आश्रितता से भी मुक्त हो सकी। कार्यशील जनसंख्या में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के फलस्वरूप महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड और 1920 में जर्मनी में मताधिकार का जो है अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे कुछ दिया गया, जैसे प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 29 जुलाई 1914, 11 नवंबर 1918 तक चला। तत्कालिक कारण की बात करते हैं तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी बोसियाना की राजधानी जो है सराजेवो में हुआ था, है ना, सराजेवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे, जैसे टेनेनबर्ग युद्ध जो है आपका 26 से 31 अगस्त 1914, मार्न का युद्ध की बात करते हैं 5 से 10 सितंबर 1914, सरी बैर तथा सुबरा खाड़ी का युद्ध जो है आपका 6 से 10 अगस्त 1915, वर्दू का युद्ध जो है 21 फरवरी 1916 से लेकर के 20 अगस्त 1917 होगा। आमिया का युद्ध की बात करते हैं 8 से 11 अगस्त 1918 और विक्टोरियो बेनेतो का युद्ध जो है 23 से लेकर के 29 अक्टूबर 1918 हो जाएगा। देखिए बोला कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन जो है यानी अति सघन वन मिलेंगे? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है। सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल के आपका 2.48% आपको देखने को मिलता है। अगला है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है रही थी? तो आंसर आपको हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश बढ़ते क्रम में देखेंगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 प्रति वर्ग किलोमीटर, दादर एवं नगर हवेली 700 प्रति वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 2149 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य बढ़ते क्रम में अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं 17 प्रति वर्ग किलोमीटर और मिजोरम की बात करते हैं तो 52 प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम जो है आपका 86 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से मिला है। निर्देशक तत्वों का महत्व देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है,
आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 का 43 का क 48 का क को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार जो है निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये आपको हो जाएगा CFC हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा जो है उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3Cl3, मिथाइल ब्रोमाइड की बात करते हैं तो CH3Br और ब्रोमोक्लोरोमीथेन CH2BrCl आदि हैं। ओजोन क्षरण जो है नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो 1985 में अपनाया गया एवं 1988 में कार्यविधि में आया है। और हमारा जो है 27 नंबर ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो है देख लेते हैं। देखिए बोला कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ आर्टिकल दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए समानता यानी समता एवं समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है आपका 29 से 30 होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32 होगा। देखिए समता एवं समानता का अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 14 है ना, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक जो है कानून लागू करेगा। अगला हमारा है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, प्लस सेट में भी देखने को मिलता है। तो आंसर आपका बुर्बो राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सन 1774 में लुई 16वां का फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। मिरासियो और आवेसिये ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया है। और बात करेंगे हम अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को जो है सौंप दिया था। आगे है बोला कि रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाद का पता। देखिए जीभ पर मौजूद होते हैं, स्वाद कलिकाओं में समान रूप से फैली होती हैं। संवेदी ग्राही विशेष अंग जैसे आँख, कान, नाक और मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होते हैं। देखिए जीभ का सारा पृष्ठ छोटे छोटे अंकुरों से ढका रहता है। इसमें स्वाद कलिका होती है जिनमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान प्राप्त होता है। 4 प्राथमिक स्वाद किस्मों को आमतौर पर मीठे, खट्टे, नमकीन और कड़वे के रूप में पहचाना जाता है। जीभ का सीरा मिठास और नमकीनपन के प्रति अधिक संवेदनशील है। जीभ दांत के भीतरी सतह को साफ और चिकना रखती है तथा भोजन को निगलने में वह हमें बोलने में भी मदद करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो ये आपको हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H होगा, सोडियम का आपका N हो जाएगा Na, पोटेशियम का K होगा, आयरन का आपका Fe होगा, आर्सेनिक का आपका As होगा, सिल्वर का Ag होगा, टीन का Sn होगा और एंटीमनी की बात करते हैं तो Sb होगा, टंगस्टन का आपका W होगा, गोल्ड का Au होगा, मरकरी की बात करते हैं तो Hg होगा और लेड की बात करते हैं तो आपका Pb होगा। अगला है कि सेंटियागो राजधानी है किसकी? देखिए सेंटियागो जो है दोस्तों आपका चिली का है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ राजधानी और राज्य दिया गया है, जैसे देश, राजधानी, मुद्रा है, ठीक है।
उरुग्वे की बात करते हैं तो आपका मोंटेविडियो पीसो होगा मुद्रा। युगाना का हो जाएगा जॉर्ज टाउन डॉलर होगा। पेरू की बात करते हैं तो लीमा जो कि न्यू सोल होगा। ब्राज़ील की बात करते हैं ब्राज़ीलिया रियल होगा। और इक्वाडोर जो है क्वेटो यूएस डॉलर हो जाएगा। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स पीसो होगा। और बोलीविया की बात करते हैं तो लापाज यानी बोलीवियानो है ना। बरमुडा की बात करते हैं तो हैमिल्टन डॉलर हो जाएगा। और बहामास जो है आपका नसाउ डॉलर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? देखिए एल नीनो का प्रभाव दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर आपका देखेंगे तो डी होगा। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। एल नीनो का प्रभाव नहीं है। एल नीनो देखिए, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद जो है प्रकट होता है। एल नीनो एक शाब्दिक अर्थ यानी बालक ईसा है, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? देखिए यूनेस्को का मुख्य कार्य देखें तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य जैसे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधित ज्ञान का उपयोग करना। आगे हमारा है बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है।